हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक बी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका चैप्टर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की बात करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थे वो मतलब 1951 में, मतलब उन्होंने कहा था कि 1950s में जो है वो कंडक्ट करवाने इलेक्शंस, लेकिन प्रॉपरली कंट्री का साइज़ बड़ा होने की वजह से वो सब नहीं हो पाया था। तो इलेक्शंस जो थे वो 2 बार पोस्टपोन करे गए। फाइनली अक्टूबर 1951 में इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवा दिए गए। अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच में इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, लेकिन ये जो इलेक्शंस थे मैक्सिमम जो है वो यही लिखा जाता है कि इलेक्शंस जो है 1952 में कंडक्ट हुए, क्योंकि मोस्टली जो कंट्री के पार्ट से उनमें इलेक्शंस जो है वो जनवरी 52 में हुए थे, 1952 में। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, ये जो इलेक्शंस थे उसके लिए मतलब 6 मंथ्स की कंपेनिंग करवाई गई, पोलिंग के लिए पोलिंग बूथ्स रेडी करे गए, काउंटिंग कंप्लीट करी गई। इन सभी प्रोसेसेस के लिए 6 महीने का टाइम जो था वो लगा था। उसके बाद इलेक्शंस जो थे उनमें आप लोगों को पता है कंपटीशन तो होता ही है ना। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो थी उन्होंने कंटेस्ट किया, और एवरेज जो मतलब था वो क्या होता था वहाँ पे कि एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स फॉर ईच सीट। हर एक सीट के लिए 4 से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो थे वो नहीं रखे गए थे, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया जो पार्टिसिपेशन का लेवल था उसको और ज़्यादा एनकरेज किया गया, उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन दिया गया कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आके वोट करें। यहाँ पर बोला गया कि जो एलिजिबल वोटर्स थे उन्होंने आधे से ज़्यादा लोगों ने क्या किया था, इलेक्शन का जो फर्स्ट डे था उसी दिन उन्होंने आके वोटिंग कर दी थी। और जो रिजल्ट्स थे वो डिक्लेयर कब हुए थे, रिजल्ट्स जो थे जब डिक्लेयर हुए आफ्टर 6 मंथ्स, जो मतलब इलेक्शन प्रोसेसेस जब कंप्लीट हो गई, तो मतलब इलेक्शन कंपेन के बाद जब इलेक्शंस कंडक्ट हुए विद इन मंथ उन्होंने मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। उसमें ये बताया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया कि इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपरली फेयर एंड फ्री और स्मूथ फंक्शनिंग के थ्रू हुए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी घोटाला जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। और इंडियन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो क्रिटिकली मतलब इवेलुएट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये जो प्रोसेस थी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की वो बहुत रॉन्गली मतलब क्या किया गया, इसको इस्टेब्लिश किया गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो कि एक बहुत जाना माना न्यूज़पेपर है, उसने कहा जो पोल्स हुए हैं वो कंफाउंडेड थे। वहाँ पर स्केप्टिक्स जो थे उन्होंने क्या किया, अपनी एक अलग तरह के थॉट्स को इंट्रोड्यूस किया। लाइक अडल्ट एंड फ्रेंचाइज जो था वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो थे वो पहले ब्रॉडर कंट्रीज़ को करने चाहिए, लेकिन इस कंट्री ने एक इलिटरेट पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो थी वो इस्टेब्लिश कर रखी है। और हिंदुस्तान टाइम्स जो थे वो भी एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने क्या क्लेम किया कि ये जो यूनिवर्सल एग्रीमेंट था उसमें इंडियन पॉपुलेशन जो थी उनने क्या किया, एडमायरेबली मतलब खुद से पार्टिसिपेट किया, और एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट जो था डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवाए, जो कि वर्ल्ड में ऐसी हिस्ट्री पहले कहीं पर भी नहीं देखी गई थी, ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि इंडिया के बाहर वाले जो नेशंस थे उन्होंने भी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, इक्वली इम्प्रेस्ड हुए थे कि इतनी ज़्यादा इलिटरेट पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना ज़्यादा कंट्री साइज़ होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी अच्छी तरह से फ्री एंड स्मूथ फंक्शनिंग करवा के प्रॉपर इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। और जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे, कब हुए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन, 1952 में हुए थे। और वो सबसे बड़ा एक लैंडमार्क रह गया, एक मतलब हम बोल सकते हैं कि अपने आप में ही वो एक हिस्ट्री बन गया कि इस तरह की डेमोक्रेसी वर्ल्ड में पहले कहीं पर भी नहीं थी जैसे इंडिया में 1952 में इस्टेब्लिश हुई। और ये बताया गया कि एक ऐसा आर्गूमेंट था जहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो थे वो प्रॉपरली करे गए, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही थी, लाइक पॉवर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा चल रही। यहाँ पर बताया गया कि इतनी बड़ी एक मतलब कंट्री होने के बावजूद, इतने ज़्यादा वोटर्स होने के बावजूद, पॉवर्टी भी थी, एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं थी, तो भी उन्होंने स्मूथ फंक्शनिंग करवा के इलेक्शंस जो थे वो कंडक्ट करवा लिए। इससे ये पता चलता है कि पॉपुलेशन मैटर नहीं करती है, प्रॉपर गाइडलाइंस जो हैं वो मैटर करती हैं, जो कि वर्ल्ड में और इस तरह की गाइडलाइंस जो थी वो कहीं पर भी नहीं दी गई जैसे इंडिया में दी गई थी। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। कांग्रेस पार्टी जो थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, जिसको इस्टेब्लिश कब किया गया था, कब फाउंड किया गया था, 1885 में A.O. हुम के द्वारा, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे उनमें इसी पॉलिटिकल पार्टी ने डोमिनेट किया था। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे वो हर किसी के लिए सरप्राइजिंग नहीं थे, क्योंकि हर किसी को ये एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है वही डोमिनेट करेगी। क्यों? क्योंकि उसने फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दी है। तो इंडियन कांग्रेस को तो सभी को पता ही था कि वही जीतेगी, ठीक है। और ये जो पार्टी थी उसको पॉपुलरली आप लोगों को ये पता था कि नेशनल मूवमेंट के लिगेसी के साथ उसको जोड़ा जाता था कि हाँ, इसने स्ट्रगल के टाइम पर हमारे बहुत ज़्यादा मतलब हर एक तरह की मूवमेंट्स में इसने पार्टिसिपेट किया है। देन फाइनली यहाँ पर बताया गया ये एक ऐसी पार्टी थी जिसने पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले रखा था, चाहे वो स्टेट्स हैं, मतलब सेंट्रल लेवल है या जो भी है, हर एक जगह पे। और फाइनली अगर हम लोग बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इस पॉलिटिकल पार्टी के मोस्ट पॉपुलर और करिज्मेटिक लीडर थे। करिज्मेटिक लीडर किसको कहा जाता है? कि पर्सनालिटी जो थी, फेमस एक पर्सनालिटी रही हैं वो, ठीक है, रहे हैं, ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स में। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को और ज़्यादा सपोर्ट गेन करवाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में जाके उन्होंने कंपेन करी, प्रचार किया अपनी पार्टी को और ज़्यादा सपोर्ट दिलाने के लिए। और उन्होंने अलग अलग जगह पे टूर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब जाना, विज़िट करना शुरू कर दिया अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, और फाइनल रिजल्ट्स जब डिक्लेयर होने वाले थे, कुछ हद तक कांग्रेस का पहले से ही पता था कि मुझे विक्ट्री मिल जानी है। वो ज़्यादा सरप्राइजिंग उनके लिए रिजल्ट्स नहीं थे। और उस टाइम पर ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसने कितने वोट्स गेन करे थे? 364 वोट्स गेन करे थे आउट ऑफ 489 सीट्स में से। टोटल सीट्स कितनी थी? 489 सीट्स थी, जिनमें से 364 जो थी वो किसने वोन करी थी, किसने जीती थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फर्स्ट जनरल जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा में कितनी सीट्स गेन कर ली थी उसने? 364। और उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, अब उसके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं था इस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, मैक्सिमम उसके पास ही वोट्स थे, सीट्स में मैक्सिमम उसी ने गेन करे थे। और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, वो दूसरे नंबर पे आई थी। उसने कितनी सीट्स जीती थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में? 16 सीट्स जो थी वो जीती थी। किसने जीती थी? CPI ने, ठीक है। स्टेट इलेक्शंस जो थे जब वो हेल्ड हुए लोकसभा के, तो उसमें बताया गया यहाँ पर कि कितनी कितनी सीट्स जो थी, मतलब इलेक्शंस में कितनी सीट्स जो थी वो गेन करी। अब कांग्रेस जो थी वो, उसको तो बिग विक्ट्री कहाँ से मिल रही थी, उसको सबसे बड़ी जीत उसकी कहाँ से हो रही थी? इलेक्शंस के साथ साथ वो स्टेट लेवल पे भी जीत रहा था। क्योंकि मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों जीत रही थी? क्योंकि वो अलग अलग जगह पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो टूर कर रहे थे, मतलब विजिट कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में वो एक अलग सी सपोर्टिव फीलिंग जो थी वो आना स्टार्ट हो गई। अब मेजॉरिटी पार्टी से तो मतलब मेजॉरिटी सीट से वो जीत ही रहे थे, ठीक है। हर एक स्टेट से, स्पेशली कौन सी स्टेट से वो नहीं जीते थे? केरला से नहीं जीते थे, जिसको आज के टाइम पर केरला कहा जाता है, पहले उसे त्रावणकोर, कोचीन कहा जाता था। मद्रास, उड़ीसा से उनको सपोर्ट थोड़ा कम मिला था। किसको सपोर्ट नहीं मिला था? उनको, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। सो हम लोग ये बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि स्टेट्स से कांग्रेस जो थी, स्टेट्स में भी उसी ने गवर्नमेंट फॉर्म कर रखी थी और सेंट्रल लेवल पे भी उसी ने गवर्नमेंट को फॉर्म कर रखा था। पार्टी जो थी वो पूरी नेशन पे, पूरी कंट्री पे रूल कर रही थी, नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और एक्सपेक्टेशन ये थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होंगे। ये इलेक्शन से पहले की बात है, ठीक है। तो उनको एक्सपेक्टेशन क्यों थी? क्योंकि उनकी पॉलिसीज ही ऐसी थी, उनकी बात करने का ढंग ही वैसा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जब होंगे तो PM जो हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वही बनेंगे। उसके बाद अगर हम लोग इलेक्टोरल मैप की बात करें जो लास्ट पेज पे है, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी जो है 1952 से लेकर 1962 के बीच में किस तरह से डोमिनेट करी थी एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल, ठीक है। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन जब हुए 1957 में, 1962 में, तो उसमें हमें ये बताया गया कि कांग्रेस की जो पोजीशन थी वो सेम ही रही। उसने ही स्टेट में और नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट को फॉर्म किया, ठीक है। और लोकसभा में वो 3, 3rd, 4th सीट्स जो थी वो गेन करती रही। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि उस टाइम पर कोई भी अपोजिशन पार्टी जो थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी कौन थी? कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी थी। और बाकी वाली जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनको कितनी सीट्स गेन होती थी? उनको सिर्फ 1/10 सीट्स गेन होती थी, ठीक है। और कांग्रेस जो थी वो मतलब ज़्यादा सीट्स गेन करके जीत जाती थी।
और अगर हम लोग स्टेट इलेक्शंस की बात करें, स्टेट असेंबली इलेक्शंस की, तो उसमें कांग्रेस जो थी उसको मेजॉरिटी जो थी वो कुछ केसेस में नहीं मिलती थी। जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट केसेस कौन से थे? केरला में जब 1957 में इलेक्शंस कंडक्ट हुए, उस टाइम पर सीपीआई ने इलेक्शंस जीत लिए थे और उनने क्या किया, कोलेशन लेड गवर्नमेंट जो थी वो फॉर्म करी थी। किसके साथ कोलेशन गवर्नमेंट फॉर्म करी थी? कांग्रेस के साथ मिलके। इन शॉर्ट देखें तो यहाँ पर भी कांग्रेस जो थी वो इनडायरेक्टली रूल कर रही थी। और यहाँ पर बताया गया कांग्रेस नेशनल लेवल पे तो कंट्रोल कर ही रही थी, अब सभी स्टेट्स उसी के कंट्रोल में आ रही थी, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कुछ हद तक हम लोग बात करें, कांग्रेस को एक आर्टिफिशियली हम लोग बोल सकते हैं कि विक्ट्रीज जो थी वो खुद से उसकी मतलब जीत उसको हासिल हो ही रही थी, चाहे वो इलेक्टोरल सिस्टम में पार्टिसिपेट करें या ना करें, क्योंकि लोग उसको सेंटिमेंटल बेसिस वोट कास्ट कर रहे थे, उसके साथ जुड़े हुए थे कि इन्होंने ही हमें इंडिपेंडेंट करवा रखा है, ठीक है। कांग्रेस ने क्या किया, 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स, मतलब हर 4 सीट्स में से 3 सीट्स जो होती वो किसकी होती थी? कांग्रेस जो थी वो जीत लेती थी। और लेकिन एक और चीज़ थी कि उसको हाफ वोट से ज़्यादा वोट्स नहीं मिलते थे। और 1952 में देखा गया, फॉर एग्जांपल बताया गया कि कांग्रेस जो थी वो 40% वोट्स, उसने टोटल वोट्स गेन करे थे। किसने 45% गेन किए थे? कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी ने। और उसने 74 सीट्स को मैनेज कर लिया था, मतलब कि बाकी वाले जब अपोजिशन पार्टीज़ ने गेन नहीं करी तो वो भी कहीं ना कहीं किसके खाते में चली गई थी? कांग्रेस के खाते में ही चली गई थी। सोशलिस्ट पार्टी जो थी, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी रही है, मतलब वोट्स के टर्म्स के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग बात करें, तो उसने 10% वोट्स जो थे ऑल ओवर द कंट्री गेन किए थे, पूरी कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। और लेकिन उसने 3% जो सीट्स थी वो गेन कर ली थी, मतलब 3% से ऊपर वो नहीं गई थी। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था। इवन अगर हम लोग बात करें, आई थिंक जब हम लोगों ने 11th क्लास में चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या होता है कि हम लोग पूरी कंट्री को डिवाइड कर देते हैं 543 सीट्स में, मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और उसमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक पर्सन को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्शन सिस्टम था, इलेक्शन सिस्टम में जो कि हम लोग को प्रॉपरली इलेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया जैसे, या फिर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हो गया, प्रोपोर्शनल सिस्टम हो गया, ये सब कुछ सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली वर्क इन फेवर ऑफ द कांग्रेस, मतलब प्रोपोर्शनल जो भी शेयर होता, जो प्रोपोर्शन एक होता पर्टिकुलर वोट्स का, वो किसके फेवर में था? कांग्रेस के फेवर में था। अगर हम लोग वोट्स को ऐड करते, जो नॉन कांग्रेसी कैंडिडेट्स थे, जो कि कांग्रेस से बिलोंग नहीं करते थे, तो उनके ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स जो थे वो कांग्रेस को ही गेन होते, और जो कांग्रेस नॉन कांग्रेसी लोग थे उनको डिवाइड कर दिया जाता, उनको कहा जाता कि आप लोग खुद से गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर सकते हो, किस तरह से कंट्रोल करोगे, आपके कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब साउंड माइंड नहीं है उनका, वो मैनेज नहीं कर पाएंगे सारे अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट अपोजिशन थी वो भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से उनको मतलब सपोर्ट गेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती, ठीक है। आई होप इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।